टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी में जो भी हलचलें हो रही हैं उसकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं, इनके बारे में जानने के लिए आइए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया पर। तो फिर आइए इसके साथ आज के अंक की हम शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, आप एफपीओ बनाते हैं और उन्हीं में से एक है चारा एफपीओ। इसे बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन से नियम हैं जिनका पालन करना है, इसी बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के फसल विभाग के उपायुक्त डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 10,000 एफपीओ बनाने का प्रण लिया है। उसमें कुछ चारा एफपीओ भी बनाए जा रहे हैं। इन चारा एफपीओ की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद को बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं किसान भाइयों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी और यह दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति का आधार है हमारे देश में और इसी को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया है। इसमें या तो कृषक या फिर कुछ पशुपालक सदस्य रहते हैं, दोनों को मिलकर यह एफपीओ बनाया जाता है और यह स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए ही होता है। ज़्यादातर इसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। इन चारा एफपीओ को चारा प्लस एफपीओ भी कहा जाता है और इन एफपीओ को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट या कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनाया जा सकता है। इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज अपने आप स्वतः ही हो जाता है। बैकवर्ड लिंकेज यानी जो किसान चारा उगाते हैं वो बैकवर्ड लिंकेज का काम करते हैं और फॉरवर्ड लिंकेज यानी जो पशुपालक भाई जो चारे का इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप ही मार्केटिंग वगैरह फॉरवर्ड लिंकेज उनके लिए हो जाता है। और इस चारा एफपीओ को अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, मान लीजिए वो साइलेज या हे बनाने का या बड़ा प्लांट लगाना चाहते हैं या फिर कुछ प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से भी सहायता ले सकते हैं, जिसमें कि उन्हें 3% की सब्सिडी मिल जाती है। साथ ही नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में भी उनको सहायता मिल जाती है, जिसमें लगभग 50% तक सब्सिडी मिल जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी अन्य गतिविधियों के लिए। तो किसान भाई चारा एफपीओ में इसका लाभ ले सकते हैं। चारा एफपीओ भी किसान भाइयों उसी तरह से होता है कि जैसे कि मैदानी भागों के लिए 300 कम से कम सदस्य होना चाहिए, देश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 100 सदस्य और क्लस्टर अगर है तो 15 से 20 गांव होना चाहिए उसमें, तो उससे क्लस्टर हो जाता है। बस शर्त यही है कि वह क्लस्टर में चारा उगाया जाना चाहिए जिससे कि चारा एफपीओ हम वहाँ पर बना सकें। और इसमें सीबीबीओ भी बनाए जाते हैं। सीबीपीओ ज़्यादातर इसका लाभ चारा एफपीओ में यह रहता है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाए जाने का यह कारण है कि जो उनका कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है जो कि जिला, गाँव, जिला और राष्ट्र स्तर पर है, उसका लाभ मिल जाता है उनको। इस कोऑपरेटिव को सीबीबीओ बनाया जाता है या फिर एनजीओ को भी सीबीबीओ बनाया जाता है। इन सीबीबीओ को 5 साल के लिए 25 लाख प्रति एफपीओ उसके इंक्यूबेशन के लिए और उसके गठन के लिए सहायता दी जाती है। तो इस तरह से यह सीबीबीओ काम करते हैं। सीबीबीओ को अपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एलओआई देना पड़ता है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में। फिर उसके बाद उनको या कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि उसका 50 लाख का करीब टर्नओवर 3 साल में होना चाहिए और ऑडिट की दृष्टि से वो कभी डिफ़ॉल्टर ना हो, ऑडिट की दृष्टि से उनके सारे कागजात सही हों। तो इस तरह से फिर उनका इम्प्लीमेंट हो जाता है। आइए अब आपको बताते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर के बारे में। बता दें आपको, दिल्ली हाट आईएनए में 3 दिवसीय एफपीओ मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस एफपीओ में देश के कोने कोने से लोगों ने शिरकत की है। क्या कुछ खास हो रहा है इसमें, आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आईएनए में 3 दिवसीय एफपीओ मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों से एफपीओ से जुड़े किसानों ने स्टॉल लगाए थे। अलग अलग स्टॉल में विभिन्न कृषि उत्पाद बेच रहे थे। इन स्टॉल में कृषि उत्पाद को देखने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अलावा अन्य मंत्रालयों के अधिकारी भी पहुंचे थे। इन स्टॉल को देखने के बाद कृषि मंत्रालय के अपर सचिव फैज अहमद किदवई ने कहा, कृषि उत्पादक संघ या कंपनियां जो हैं वो भारत सरकार
ने एक 10,000 FPO स्कीम चलाई है, जिसमें करीबन 9,000 FPO बन चुके हैं। और इसमें इसका प्रयास ये है कि हम किसानों को संगठित करके उनको उनकी मूल्य का उचित दाम दिलाएं और उनको जो कुछ वो बना रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग में भी जो लाभ मिलेगा वो भी दिलाएं। तो ये काम हुआ और बहुत से किसान कर रहे हैं। ये 9,000 जो अभी तक बन चुके हैं ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनको बाज़ार की उपलब्धता और ब्रांड एक बनाने के लिए कि पूरे देश में ब्रांड FPO एक बने और लोगों को पता चले कि भाई ये किसान से आप जो सीधा ले रहे हैं वो शुद्ध है, सीधे खेत से आ रहा है। और आप तो उसके लिए एक ये प्रयास किया जा रहा है कि हम पूरे देश में बड़े बड़े शहरों में मेलों का आयोजन करें और उन मेलों में आसपास के जो हमारे किसान भाई हैं, जो समूह बने हैं, वो आकर के अपनी चीज़ें दिखाएं, बेचें, शहर वाले जानें उसको। और साथ में जो बड़ी कंपनी वाले हैं, जो प्रोसेसर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे भी इनकी भेंट, इनकी मीटिंग करा करके, ताकि उनको जो कच्चे माल की आवश्यकता है या प्रोसेस्ड माल की आवश्यकता है वो इनके माध्यम से उनको मिले और उनके अग्रीमेंट हों, लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स हों, उनका सामान डायरेक्टली बिक जाए। ये हमारा प्रयास है और इसके अंत में हमें लगता है कि पूरे देश में एक तो इसकी एक पहचान बनेगी और इन लोगों को एक मार्केट मिलेगी और इनको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिलेगा। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं जिसमें उनको लाभ मिल सकता है, चाहे प्रोसेसिंग हो, बैंक लिंकेज हो और जिस तरह की ट्रेनिंग्स हैं, तो उसका भी एक पूरा राज्यों को कहा गया है कि और FPO से भी वो बताया गया है कि ये योजनाएं हैं, ये लाभ प्राप्त हो सकता है। तो जो उनके CBBO और IA जो हैं, जो उनको लगता है कि ये है, इसको वो करें। हम अभी एक 100 दिवसीय कार्यक्रम में, जो नई सरकार का कार्यक्रम है, उसमें हम एक प्रयास ये भी कर रहे हैं कि हम हर राज्य में कैंप लगा करके उनको, जैसे लाइसेंस है, पेस्टिसाइड है, सीड लाइसेंस है, फसाई का लाइसेंस है जो बेचने के लिए आवश्यक है, या GST का लाइसेंस है, GST नंबर है, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो सब एक साथ मिल जाएं, और वो भी एक साथ में प्रयास चल रहा है। इस मेले के बारे में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अपर सचिव शुभा ठाकुर ने कहा, FPO में जैसे आपने कहा काफ़ी हुआ, लेकिन इस बार जो देख रहे हैं और बहुत वैरायटी है, जैसे आलू, लहसुन, और हमारे जो FPO फार्मर्स हैं जो यहाँ पे चुन के आए हैं, जो FPO को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे मैंने बात की और उन्होंने बताया कि एक FPO में करीब 2-3 हज़ार फार्मर्स जुटे हुए हैं। तो आपका उत्तराखंड का आलू है, बिहार का मखाना है, पंजाब का तेल है, तो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मिलेट्स भी है, सब स्टॉल पे मिलेट भी दिख रहा है, बाजरा, रागी। तो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि मिलेट्स को बढ़ावा देना है, तो ये FPOs मिल के उसको बहुत अच्छा से बढ़ावा दे रहे हैं। मंत्रालय की तरफ से तो हमारा जो SFAC ऑर्गेनाइजेशन है, जो आप जानते हैं, जो ये मेला को कर रहा है, और मार्केटिंग डिवीज़न मिनिस्ट्री में है, तो हमारे बहुत सारे स्कीम में FPO को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस मेले के बारे में भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के उप सचिव शाह फैसल ने कहा, मुझे लगता है जो FPOs का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। तो आज मैं जब यहाँ आया, मेरी फैमिली यहाँ आई, तो हमने जिस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखे, वो चाहे बिहार के हों, कोई कश्मीर से कोई FPO आया है, कोई किश्तवाड़ से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया है, कोई नॉर्थ ईस्ट से आया है, और वहाँ की जो इतनी हमारे देश की जो ये बीनी डिफरेंट सी जो ये खुशबुएँ हैं, जो ब्यूटीफुल चीज़ें हमारे देश में पैदा होती हैं, उन सारी चीज़ों को आज यहाँ पे देखने का मौका मिलता है और उनको ख़रीदने का मौका मिलता है। मुझे लगता है कि न सिर्फ ये FPOs के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, बल्कि जो कस्टमर है, जो आम जनता है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आज उनको अनअडल्टरेटेड, प्योर, ऑथेंटिक, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत ही चीप प्राइसेस पे यहाँ पे मिल रहे हैं, जिनके लिए शायद उनको उन दूर के इलाकों में जाना पड़ता। तो आई थिंक ये बहुत ही एक इनोवेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है डिपार्टमेंट की। जो जम्मू एंड कश्मीर के जो फार्मर्स हैं, उनके साथ भी मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। काफ़ी खुशी मैंने देखी उनमें कि आज उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिल रहा है। दिल्ली में आके इनको अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने का मौका मिला है, तो ये एक एम्पावरमेंट का एक ज़रिया है। इसके थ्रू अभी ई-कॉमर्स पे भी आएंगे, बिकॉज ONDC की लिंकेज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने बड़ी स्ट्रॉन्ग करी हुई है। तो आज इनको एक मौका मिला छोटी स्केल पे आने का। इसके बाद आई एम श्योर इनका एक नेक्स्ट स्केल का जो लीप इनकी होगी वो इनके लिए बड़ी आसान होगी।
किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का विज्ञान और किसान सेगमेंट पर। आज हम इस सेगमेंट में बात करेंगे डेयरी फार्मिंग के बारे में। एक ऐसा व्यवसाय है जो बहुत ही अच्छी आमदनी दिलवा सकता है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो किन सावधानियों को बरतें, और अगर आप इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत की जा सकती है जिससे इसमें सफलता हासिल की जा सके, इन तमाम जानकारियों के लिए आइए देखें हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। हमारे देश में दूध उत्पादन बहुत बड़ा व्यवसाय है। केंद्र और राज्य सरकारें पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। हर राज्य में लघु डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनके तहत प्रशिक्षण लेकर कोई भी शख्स अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है। पैसे कम हैं तब भी फिक्र की बात नहीं है। आप बैंक से लोन लेकर दुग्ध उत्पादन इकाई शुरू कर सकते हैं। डेयरी इकाई स्थापित करने के बाद दूध से अलग अलग तरह के उत्पाद बनाकर ज्यादा कमाई की जा सकती है। अगर आप अकेले होने की वजह से डेयरी फार्मिंग की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, सहकारिता के जरिए कई किसान मिलकर शुरू करें। ज्यादा दूध उत्पादन के लिए डेयरी फार्म में 3 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो उन्नत किस्म की ही गाय भैंस पालें, दूसरे उन्हें संतुलित आहार दें और तीसरा उनकी सेहत का ख्याल रखें। भारत में देसी नस्लों के साथ साथ संकर और विदेशी नस्लें भी पाली जा रही हैं, लेकिन विदेशी नस्लें भारतीय जलवायु के अनुरूप नहीं हैं, जिससे उनके बीमार होने की संभावना ज्यादा रहती है। यही वजह है कि देसी नस्लों पर ध्यान दिया जा रहा है और उनमें नस्ल सुधार की कोशिश हो रही है। नस्ल सुधार से देसी गायों के दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी ओर जब भी गाय भैंस खरीदने जाएं तो पहले ही उनकी उत्पादन क्षमता का पता लगा लें, बीमारियों के बारे में पूछ लें और उसके थन वगैरह चेक कर लें। जिस जगह पर आप गाय भैंस बांध रहे हैं वो साफ हो, सूखी हो और आरामदायक भी। जगह ऐसी चुनें जहां पशु ज्यादा गर्मी और सर्दी से बच सके। चारा देते समय 2 पशुओं के बीच पर्याप्त दूरी रखें। एक पशु के लिए 5.5 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी जगह चाहिए। अगर आप कारोबार के लिए व्यवसाय करना चाहते हैं तो शहर के आसपास के इलाकों में डेयरी इकाई की स्थापना करें। दुधारू पशुओं में संतुलित आहार बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, सोडियम, लोहा, जस्ता, आयोडीन और विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है। संतुलित आहार में 1/3 अनाज, 1/3 दलहन और 1/3 तिलहन होना चाहिए। पशुओं को हरा चारा जरूर खिलाएं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो पशु के दूध में बढ़ोतरी कर देता है, जबकि विटामिन ए पशु को पशु बीमारियों से बचाता है। विटामिन ए की कमी से पशुओं में बांझपन और गर्भपात की भी समस्या आ जाती है। अपने फार्म पर ही संकर नस्लें पैदा कर सकते हैं। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है। कृत्रिम गर्भाधान से सांड पालने पर होने वाले खर्चों से बचा जा सकता है। संकर गाय 8 से 10 लीटर दूध देती है। इसके नर ज्यादा मजबूत होते हैं। उन्हें आप खेती में या माल ढुलाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ,
आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपका होस्ट AI कृष और आपका स्वागत है हमारे शो किसान जीके में। यहां हम आपके लिए लाते हैं खेतीबाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। चावल में खैरा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? A आयरन, B मैंगनीज, C बोरोन, D जिंक। सही जवाब है ऑप्शन डी जिंक। खैरा बीमारी जिंक की कमी के कारण होती है और इसके लक्षण पत्तियों का पीला पड़ना, पौधों की वृद्धि में कमी, फसल की उपज में कमी है। आज किसान जी के में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुशहाल खेती और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको अराकू कॉफी की खेती के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने लगभग 1.5 लाख आदिवासी परिवारों की जिंदगी बदल दी है। ये सिर्फ एक कॉफी नहीं है, बल्कि इन परिवारों के लिए समृद्धि और आशा का प्रतीक बन गई है। गिरिजन कोऑपरेटिव ने इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कोऑपरेटिव ने स्थानीय किसानों को एकजुट किया और उन्हें अराकू कॉफी की खेती के लिए प्रेरित किया। इसने न केवल किसानों को एक नई पहचान दी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद की है। अराकू घाटी की यह कॉफी अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के किसान अपनी मेहनत और लगन से इस कॉफी को उगाते हैं, जो दुनिया भर में अपनी महक और स्वाद के लिए जानी जाती है। अराकू कॉफी की खेती ने इन आदिवासी परिवारों को एक स्थिर और सम्मानजनक आजीविका प्रदान की है। पहले जो किसान केवल अपने परिवार के लिए काम करते थे, अब वे एक बड़े बाजार का हिस्सा बन गए हैं। गिरिजन कोऑपरेटिव ने उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकें और संसाधन मुहैया कराए हैं, जिससे उनकी उपज और गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ये कहानी सिर्फ कॉफी की नहीं है, बल्कि उन अदम्य आदिवासी परिवारों की भी है, जिन्होंने अपने मेहनत और संकल्प से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है। अराकू कॉफी की सफलता उनके अद्भुत संघर्ष और सहयोग का परिणाम है। तो आइए हम सब मिलकर इन मेहनती किसानों को सलाम करें और अराकू कॉफी का आनंद लें, जो हमारी जिंदगी में ताजगी और ऊर्जा का संचार करती है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, कृषि जगत में लगातार बदलाव होते जा रहे हैं और इन्हीं बदलावों को जो किसान अपना रहे हैं वो सफलता की ऊंचाइयों को भी छू रहे हैं। एकीकृत खेती करके हमारे आज के सफल किसान ने अपना अलग ही नाम बनाया है। कौन है वो, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट के माध्यम से। एकीकृत कृषि प्रणाली का सीधा सा मतलब है कि पारंपरिक खेती के साथ साथ कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियां जैसे पशुपालन, मछली पालन है। किसान अगर ऐसा कर पाते हैं तो खेती को आर्थिक रूप से सफल तो बनाया ही जा सकता है। किसानों की आय बढ़ने की संभावना भी प्रबल हो जाती है। हमारे देश के कई किसान भाई हैं जिन्होंने एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर खेती कर रहे हैं, लाभ भी कमा रहे हैं। आज बात एक ऐसे ही सफल किसान की, राव परिवार की, जो राहुरी अहमदनगर महाराष्ट्र के रहने वाले कृषि भूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं। इनके पिता पारंपरिक खेती किया करते थे, बाद में उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खेती करने लगे, लेकिन रसायनों के ज्यादा इस्तेमाल से फसल खराब होने लगी। साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता पर भी काफी असर पड़ा। ऐसे में रासायनिक खेती इनके लिए एक चिंता का विषय बन गया। कृषि विश्वविद्यालय के संपर्क में आकर इन्होंने पाया कि एकीकृत कृषि प्रणाली अभी के समय में
सबसे अच्छा और लाभदायक खेती में किया जाने वाला अभ्यास है। वे अलग अलग फसलों जैसे दलहन, तिलहन, सब्जियों के साथ साथ गौ पालन भी करने लगे, जिससे इन्होंने अलग व्यवसाय भी किया। एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर इन्होंने न सिर्फ अच्छा उत्पादन हासिल किया, बल्कि लागत में भी कमी आई और आमदनी भी बढ़ गई। पवार ने अन्य किसान भाइयों को भी रासायनिक खेती छोड़कर एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। हम काफ़ी किसान भाइयों को बोले कि आप ये टाइप की ज़मीन में ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करना ही योग्य है। ऑर्गेनिक करने लगे तो उत्पादन में घट आएगी और रासायनिक करे तो ज़मीन खराब हो जाती है। इसके वास्ते कई ऑर्गेनिक, कई रासायनिक और कई सेंद्रीय तीनों मिला के ऐसे का खेती हम लोग ने स्टार्ट कर दिया। वो करने के टाइम हम हमारे जो खेत है, खेत को नियोजन कर दिया, कितना फसल लेना है, कौन सा टाइम पे लेना है, ताकि हमारी ज़मीन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और हमारा जो लागत है वो भी कमती होगी। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपको दिखाया जाएगा फार्मिंग इंडिया सेगमेंट। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपका होस्ट एआई कृष और आपका स्वागत है हमारे शो किसान जीके में। यहां हम आपके लिए लाते हैं खेतीबाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। निम्न में किस फसल में प्रसारण के लिए विनियर रोपण का प्रयोग किया जाता है? ए पपीता, बी केला, सी आम, डी नींबू। सही जवाब है ऑप्शन सी आम। यह एक प्रकार की ग्राफ्टिंग तकनीक है जो एक पौधे के हिस्से को दूसरे पौधे पर जोड़ने की प्रक्रिया है ताकि दोनों मिलकर एक नया पौधा बनाएं। आज किसान जी के में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुशहाल खेती और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई भूमि और आज हम जमा किए गए बैंकों के ब्याज छूट दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए शुरू किए गए वेब पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी देंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF के तहत बैंकों द्वारा जमा किए गए ब्याज छूट दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 43,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कृषि विभाग और नाबार्ड NABARD ने इस वेब पोर्टल को स्वचालित और तेज निपटान के लिए विकसित किया है। इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार विभिन्न उपायों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और फसलों की भंडारण क्षमता बढ़ाने और किसानों के नुकसान को कम करने के लिए AIF शुरू किया गया था। अब तक 67,871 परियोजनाओं के लिए 43,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और 72,000 करोड़ रुपए के निवेश जुटाए जा चुके हैं। स्वचालन व्यवस्था से एक दिन के भीतर दावों का निपटान संभव होगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। AIF योजना का उद्देश्य फसल उपरांत प्रबंधन अवसंरचना का विकास, किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना, कृषि में नवाचार और निवेश आकर्षित करना है। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि कथा नामक एक ब्लॉग साइट भी शुरू की, जिसका उद्देश्य भारतीय किसानों की बातों को सामने लाना है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर।
हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में हम बात करेंगे कृषि सिंचाई योजना के बारे में। जी हाँ, इस योजना के अंतर्गत हमें सिंचाई से संबंधित बहुत सारी सहूलियतें मिलती हैं। किस तरह से हम यहाँ पे तालाब निर्माण करवा सकते हैं, अलग अलग सिंचाई पद्धतियों को अपना सकते हैं, सरकार की तरफ से किस तरह की आर्थिक सहायता मिलती है, इन तमाम जानकारियों के लिए आइए नजर डालें हमारे सेगमेंट पर। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBB और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये था आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जितनी भी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com या फिर आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और इसी के साथ आपको एक अहम जानकारी और दे दें, दोबारा देखना चाहते हैं हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे आप हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों की अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। DD किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर की